नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 76 बरस के आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया एक राज्य सरकार पर, एक स्टेट गवर्नमेंट पर सीधे सीधे इल्जाम लगा है कि वो दुष्कर्मियों के साथ, हत्यारों के साथ खड़ी हुई है। और यही नहीं, इस राज्य सरकार ने इन हत्यारों को फ्रॉड तरीके से जेल से बाहर निकाला, यानी इनकी रिहाई कर रही। अब इत्तेफाक ये है कि ये जो राज्य सरकार है, ये गुजरात सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और इत्तेफाक ये भी है कि ये जो राज्य सरकार है, इन दो साहिबान के हाथ में है। जो लगाम है सरकार की, वो इन दो साहिबान के हाथ में है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब ये भी इत्तेफाक है कि जब ये बिल्किस बानो की घटना, ये जो भयानक हादसा है जिसमें दुष्कर्म हुआ, हत्याएं हुई बेदर्दी के साथ 2002 गुजरात में, उस वक्त अब ये भी इत्तेफाक है कि ये जो साहब हैं तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनके मुख्यमंत्री के दौर में ये घटना हुई, दुष्कर्म की, हत्याओं की। और ये भी इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है, कि जब ये हत्यारे छोड़े गए, रिहा किए गए, उस वक्त जो देश के गृह मंत्री थे, ये गृह मंत्री हैं, वो ये साहब हैं 2022 में, अमित शाह, इनके मंत्रालय के आदेशों के आधार पर ही ये हत्यारे जेल से बाहर लाए गए। अब दोस्तों, आज बात सिर्फ बिल्किस बानो के इस बेइंतहा दर्द की ही नहीं करूंगा मैं। आज बात मैं दरअसल उस सिस्टम की करना चाहता हूं जो आज की तारीख में मोदी और शाह के हाथ में, वो सिस्टम जहां हत्यारे रिहा किए जाते हैं और हत्यारों को जहां मंच पर हीरो बनाया जाता है। मैं उस सिस्टम पर आऊंगा, उसकी परतें खोलूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूं इस महिला का, इस महिला जज का, जिसकी हिम्मत को सलाम है, सैल्यूट है, बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना। और इन्होंने आज बड़ी हिम्मत करके जिस तरह से फैसला दिया है, जिस तरह से चोरी पकड़ी है रंगे हाथ, या यूं कहें जिस तरह से राज्य सरकार की धज्जियां उड़ा दी, इनको सैल्यूट है। और इस महिला जस्टिस के साथ साथ, बीवी नागरत्ना के साथ साथ जस्टिस उज्जवल बुहान जो हैं, जो इनके साथी जज थे, इनको भी सैल्यूट है, जिन्होंने इस दौर में इतनी हिम्मत दिखाई ये फैसला देने में, उस दौर में जहां सारा सिस्टम, अदालतें, कॉरपोरेट, मीडिया, नौकरशाही, सब कुछ जहां इन दोनों के हाथ में है, उस दौर में इन दोनों जजों ने वाकई हिम्मत दिखाई है। अब दोस्तों, मैं सीधे सवाल पर आता हूं, मोदी के सिस्टम पर सवाल, जो आज के दौर में गोदी मीडिया सवाल उठाने से घबराती है। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। सवाल नंबर 1 मेरा यह है कि ये जो 11 दरिंदे थे, ये जो दरिंदे थे जिनको जेल से छोड़ा गया, रिहा किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ्रॉड था वो, ये जो रिहाई हुई, क्या ये रिहाई के पीछे इलेक्शन का गेम था? क्योंकि अगस्त में जब रिहाई हुई, उसके बाद गुजरात में चुनाव थे, बड़े क्रूशल चुनाव थे। क्या इन हत्यारों के जरिए, जिस तरह से वीएचपी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने इनके गलों में माला डाली, क्या कम्युनल पोलराइजेशन, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया? और एक रिहाई की जो टाइमिंग थी, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से जुड़ रही थी, इलेक्शन के खेल से जुड़ रही थी। और सवाल नंबर 2, इन दरिंदों की, इन दुष्कर्मियों की रिहाई के पीछे दिल्ली में गृह मंत्रालय, जी हां, वो गृह मंत्रालय जिसके बिग बॉस अमित शाह हैं, क्या उसकी एक अहम भूमिका है? क्या उसकी भूमिका है जिस पर गोदी मीडिया चुप है? अब दोस्तों, देश के मौजूदा सिस्टम को समझने के लिए, या यूं कहूं मोदी जी के सिस्टम को समझने के लिए, मुझे लगता है ये कहानी आपको समझना जरूरी है। और इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मोदी जी का सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। तो बात शुरू करते हैं अमित शाह के मंत्रालय से, वो मंत्रालय जिसके आदेश के आधार पर ये रिहाई मुमकिन हुई है। तो बात 2022 की, और 2022 में देश में आज़ादी के 75 बरस मनाए जा रहे थे और मोदी जी ने उसको नाम दिया आज़ादी का अमृत महोत्सव।
अब इस अमृत महोत्सव में अमित शाह साहब ने 10 जून 2022 को, तारीख नोट करिए, 10 जून 2022 को अमित शाह ने चिट्ठी लिखी देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, और चिट्ठी में कहा कि भाई अगर आपके प्रदेश में कोई कैदी हैं जो आपको लगता है अनुशासित है, उस पर जुर्म थोड़े कम हैं, तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं, एक लिस्ट भेजिए। और अगर कोई केस सीबीआई का है या एनआईए का है जिसमें देश की केंद्रीय एजेंसी शामिल है, तो आप मुझे चिट्ठी भेजिए और मैं उनको रिलीज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वो कैदी, वो सजा याफ्ता, वो कन्विक्ट अगर किसी दुष्कर्म के मामले में या किसी बहुत संगीन मामले में, तो उनकी रिहाई नहीं होगी। ये एक शर्त रखी और 10 जून को ये चिट्ठी डिस्पैच कर दी। तो कुछ ही दिन बाद 28 जून को गुजरात सरकार ने अमित शाह के मंत्रालय में एक चिट्ठी भेजी और कहा कि साहब ये जो 11 कैदी हैं बिल्किस बानो के, जो बड़े अनुशासित हैं और हमारे गोधरा जेल में बंद हैं और सीबीआई के केस में ये कन्विक्ट हुए थे, हम इनको रिहा करना चाहते हैं, आप अप्रूवल दे दीजिए। तो साहब 11 जुलाई को गृह मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया कि साहब ये ठीक है, आप ये जो कैदी हैं 11, इनको आप रिहा कर दिए। और उसी के आधार पर 10 अगस्त को आप कह सकते हैं कि गुजरात सरकार ने अमित शाह के मंत्रालय के आदेश के आधार पर, अप्रूवल के आधार पर इन 11 कैदियों को रिहा कर दिया। उसके बाद फूलमाला जो आपने देखी उनके गले में डाली गई, फिर तो पूरा गुजरात में उत्सव बनने लगा। ये जो आप कह सकते हैं दुष्कर्मी थे, ये रातों रात नायक बना दिए गए। अब दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को आप गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की जो भूमिका है संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में, और शायद द हिंदू अखबार ने सबसे पहले इस पर खबर लिखी और आज विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया कि गृह मंत्रालय ने जब एक आदेश दे दिया था, अमित शाह ने जब आदेश दे दिया था कि दुराचार के मामले में, दुष्कर्म के मामले में, संगीन मामले में किसी भी कैदी की रिहाई नहीं होगी, तो फिर बिल्किस बानो का जो हादसा था, जो इतनी भयानक घटना थी, वारदात थी, वो फिर किस तरह की वारदात थी? क्या वो जेब काटने की वारदात थी? क्या फिर वो एक छोटी सी चोरी की वारदात थी? वो क्या वारदात थी जिसमें दुष्कर्म हुआ, जिसमें हत्याएं हुई, मल्टीपल क्राइम हुआ, हीनस क्राइम हुआ? ऐसे अपराध में, ऐसे जघन्य अपराध में फिर कैसे अप्रूवल होम मिनिस्ट्री ने दे दिया? उसी होम मिनिस्ट्री ने जिसने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी कि हम दुराचार के मामले में, हम संगीन मामले में किसी को रिहाई नहीं देंगे। और शायद आज यही सबसे बड़ा सवाल है जो अमित शाह के मंत्रालय पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और विपक्ष भी इस सवाल को उठा रहा है। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया इस सवाल पर खामोश है। ये दस्तावेज है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गिविंग सैंक्शन एंड कंकरेंस फॉर द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 नेम्स, 1 2 3 4 11। इन महानुभावों का नाम है। आप पर्दे के पीछे छुप कहां रहे हैं? आप मुंह कहां छुपा रहे हैं? भाग कहां रहे हैं? अब दोस्तों, सवाल सिर्फ बिल्किस बानो का नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त आदेश में, बहुत हिम्मत वाले आदेश में, जहां गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल सिर्फ बिल्किस बानो तक का नहीं है। सवाल है कि क्या इस देश में मोदी जी का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है? जहां जहां बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या सिस्टम ऐसे ही लचर हो जाता है, झुक जाता है, कानून के कोई मायने नहीं रहते, कानून ताक पर रख दिया जाता है? मिसाल के तौर पर अगर आप बृजभूषण साहब का केस देखिए, अब ये जो सांसद हैं, बाहुबली सांसद, जिन पर दुष्कर्म के आरोप हैं, और ये आरोप इस देश में ओलंपिक खिलाड़ियों ने लगाए थे, चैंपियन बेटियों ने आरोप लगाए थे, वो धरने पे बैठ गई थी। पहलवानों ने संन्यास ले लिया, बेटियों ने अपने मेडल वापस कर दिए, किसी ने पद्मश्री वापस कर दी, लेकिन बृजभूषण जेल नहीं गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 सीटें बीजेपी को इनकी बदौलत मिलती। तो 4 सीटों के लिए, या यूं कहें 2-3 सीटों के लिए, महिलाओं को,
महिलाओं की सुध नहीं ली मोदी जी ने, चैंपियन बेटियों की सुध नहीं ली, बेटियों ने संन्यास ले लिया, लेकिन ये जो बाहुबली है इसका बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे अगर आप एक केस और देखें बीएचयू का हाल फिलहाल का, जहाँ पर एक हमारी बेटी जो आईआईटीएन है, बड़ी आप कह सकते हैं सुपर इंटेलिजेंट बेटी, आईआईटीएन बीएचयू आईआईटी में कैंपस के अंदर 3 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, कपड़े उतारे, वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया, उन लड़कों की शिनाख्त भी हो गई और यूनिवर्सिटी में कैंपस में धरने चलते रहे। और वो जो तीनों लड़के थे, वो जो आरोपी थे, जिनकी सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें आ गई थी, वो लड़के कैंपेन करते रहे मध्य प्रदेश में, बीजेपी के लिए कैंपेन करते रहे। और बाद में पता लगा कि मोदी जी के बनारस की कंस्टिट्युएंसी में वो बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी थे, ऑफिस बियरर से, की ऑफिशियल्स थे वो। और 1 महीने बाद जब सीसीटीवी फुटेज लीक होने लगी और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को बनारस में पता लग गया, भनक लग गई, तो कहीं और ज़्यादा बेइज्जती ना हो जाए साहब की, इसलिए पुलिस ने फिर पकड़ के जेल भेजा। अब जेल में सज़ा मिलती नहीं मिलती, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ या समय पर छोड़ता हूँ। बहरहाल ये बात सिर्फ बीएचयू की या बृजभूषण की नहीं है, और भी कई मामले हैं जहाँ बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट आता है। वहाँ सिस्टम या तो झुक जाता है, कंप्रोमाइज़ कर लेता है, या फिर जिस तरह से ये 11 लोग जिनको रिहा किया गया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है फ्रॉड ऑर्डर्स पे, अपने एक फ्रॉड तरीके से, एक राज्य सरकार ने फ्रॉड तरीके से इनको जेल से बाहर निकाला। बहरहाल देश में सिस्टम क्या ऐसे ही चल रहा है, मीडिया चुप है, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, बड़े न्यूज़ चैनल चुप हैं, बड़े अखबार चुप हैं, चाहे अंग्रेज़ी के हों चाहे हिंदी के हों, अदालतें चुप हैं, एजेंसियां जो हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, वो खामोश हैं, वो चुप हैं। क्या सिस्टम ऐसे ही चल रहा है? मुझे लगता है एक सेकंड ओपिनियन इसमें लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, आज देश किस तरह चल रहा है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर से बेहतर और बेबाक इस मुद्दे पे शायद ही कोई बोल पाए। चलते हैं सीधे टाइगर के पास। टाइगर, मेरा पहला सवाल है कि ये जो पूरा बिल्किस का मामला था और इसमें जिस तरह से जो दुष्कर्म के जो कैदी थे, जो कन्विक्ट थे, इनको जिस तरह से रिलीज किया गया, और गृह मंत्रालय ने यानी अमित शाह के मंत्रालय ने और गुजरात के मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह की बातचीत हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की, आपको लगता है कि सारा खेल गुजरात लॉबी के था और गुजरात में चुनाव हो रहा था और चुनाव को लेकर एक ध्रुवीकरण हुआ? आपको लगता है सारा खेल कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर था? ये बड़ा गेम था, ये बड़ा गेम था। और जब चीजें सामने आई तो इतनी घिनौनी चीजें सामने आई। क्या चुनाव जीतने के लिए आप इतने निचले स्तर पर उतर सकते हो? सवाल यह है कि गृह मंत्रालय स्वयं जो पत्र लिखता है राज्यों को, सर्कुलर निकालता है, उसके बाद मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखते हैं, उसके बाद होम सेक्रेटरी रिमाइंडर देते हैं और कहते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में कैदियों को हम छूट देना चाहते हैं। यदि केंद्रीय जांच एजेंसी के तहत कोई कैदी सजा पाता है तो आप हमको लिस्ट भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे। 3 लॉट में कैदी छोड़ने की बात होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी 2022 और फिर 15 अगस्त 2023। पहला लॉट 33 लोगों का छूट जाता है। लेकिन उस सर्कुलर में भी एक राइडर था कि 12 कैटेगरी ऐसी है जिनके कैदियों को माफी दी नहीं जा सकती। उसमें एक कैटेगरी महिलाओं के साथ दुराचार की भी थी, दुष्कर्म की, दुराचार की। ये यदि है, उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट लिखता है और तुरंत उनको परमिशन मिलती है। मतलब 28 जून को लेटर गुजरात गवर्नमेंट परमिशन मांगती है बिल्किस बानो के लोगों को छोड़ने के लिए, और 11 को परमिशन मिलती है, 15 अगस्त को रिहा होते हैं। उसमें एक कैच है, मैं थोड़ा 30 सेकंड लूंगा। और जो अफिडेविट दिया है गुजरात गवर्नमेंट ने, उन्हें यह कहा कि हमने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नहीं छोड़ा, हमने 1992 के राज्य सरकार के पॉलिसी के तहत छोड़ा। हम मान लेते हैं, चलो उसमें भी मानते हैं। जब उनको परमिशन दी तो सीआरपीसी की सेक्शन
435 के तहत ये परमिशन दी गई। 435 का सेक्शन ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई कैदियों के बारे में, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कैदी, लेकिन यदि कोई छूट के लिए कोई परमिशन, कोई विचाराधीन कैदी है तो उसकी परमिशन केंद्र सरकार से चाहिए। अब मुझे बताइए, जो गृह मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव जैसे पवित्र समय में कैदियों को छोड़ते समय महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार करने वाले कैदियों को नहीं छोड़ना चाहता है, वो बिल्किस बानो के उन व्यभिचारियों को कैसी परमिशन देता है इस सेक्शन के तहत? इसके मायने ये है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है, क्योंकि बिल्किस बानो के उन व्यभिचारियों को बाहर लाकर उसका सम्मान करना था और समाज को एक मैसेज देना था कि यदि मुस्लिम धर्म की महिला के साथ कोई दुराचार करता है, यदि मुस्लिमों का कोई बिल्कुल खत्म करता है, उनको मुस्लिमों को नेस्तनाबूद करता है, ऐसे लोगों को हम हिंदू राष्ट्र के तहत उनका स्वागत करते हैं, उनको रिलीफ दिलवाते हैं। ये एक बताने का प्रयास किया चुनाव में, ये ध्रुवीकरण हुआ। आप तो बड़ी सरप्राइजिंग बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब इसमें अमित शाह का खेल है, इसमें गृह मंत्रालय। मैं तो देख रहा हूं कि मोदी जी 3 तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाऊंगा। और प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में भी कहा कि मुझे बड़ा फक्र है कि मेरी मुस्लिम बहनों ने, जब से मैंने 3 तलाक की बात करी, ये मुझे वोट दे रही हैं। तो कहाँ तो मोदी जी मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, अच्छाई की बात कर रहे हैं, कहाँ वो महिला बिल ला रहे हैं, आरक्षण ला रहे हैं, हर जगह महिलाओं की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं साहब बिल्किस बानो वाले मामले में कैदियों को फेवर दे दिया गुजरात लॉबी ने। मेरा सिंपल क्वेश्चन है दीपक भाई, ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, गृह मंत्री को पूछ रहा हूं, दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं। जो गृह मंत्री आजादी के अमृत महोत्सव में भी कैदियों को छूट देते समय ये कहते हैं कि व्यभिचारियों को छूट नहीं मिलेगी, वो गुजरात गवर्नमेंट के उस पत्र पे कैसी छूट दे देते हैं? कहां गए एथिक्स? क्योंकि आपको वहां हिंदू मुसलमान करना था। जब आपको महिलाओं का मतदान लेना होता है तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम याद आता है, लाडली बहना याद आ जाती है, लेकिन फिर महिला खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करने वाला गुंडा खुलेआम घूमता है और उनका एफआईआर तक नहीं लिखाया जाता। ये दिल्ली में सरकार के नाक के नीचे होता है, केंद्र सरकार के नाक। यही दिल्ली पुलिस थी जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा। कौन से महिलाओं के प्रति प्रेम, कौन सी लाडली बहना? क्या बीएचयू के अंदर एक आईआईटी की लड़के के साथ हुआ दुराचार, सामूहिक व्यभिचार, और उसके बाद क्या होता है? चौथे दिन वो आदमी चिन्हित होते हैं, लेकिन 1 महीने तक उनको प्रचार के लिए छोड़ा जाता है, मध्य प्रदेश के चुनावी प्रचार के लिए। आज भी उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में नहीं लिया है, आज भी वो जुडिशियल रिमांड कस्टडी में है। क्या मायने इसके? यदि व्यभिचार, एक बात है दीपक भाई, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, राष्ट्रद्रोही, इनका धर्म नहीं होता, इनकी जाति नहीं होती, ये हर धर्म और हर जाति में पाए जाते हैं, इसलिए ये अलग है। आप यदि दुराचारों में भी धर्म का भेद करेंगे, भ्रष्टाचारियों में धर्म का भेद करेंगे, व्यभिचारियों में भ्रष्टाचार का भेद करेंगे, तो फिर आप सरकार नहीं चला रहे। टाइगर एक मिनट भाई, अमित शाह हैं जिनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, मोदी जी के सारे काम करने हैं, चुनाव संभालना है, उनको चाणक्य कहते हैं, होम मिनिस्ट्री के बहुत से काम देखते हैं, तमाम कागज पत्थर फाइलें आती रहती हैं। अब वो तो किसी अमित शाह के बाबू ने परमिशन दे दी होगी। अमित शाह कहाँ हर कागज देखते होंगे, किसी बाबू की गलती हुई होगी। गुजरात का मामला हो, बिल्किस बानो जैसा सेंसिटिव मामला हो, जिससे पूरा मानव समाज थर्रा गया था, हर देश में रोंगटे खड़े हो गए थे लोगों के। एक परिवार, मुस्लिम परिवार भाग रहा है, 11 लोगों में से 7 लोगों की उसके सामने तलवारों से काट के हत्या की जाती है, उसकी छोटी बेटी को जमीन पर पटक के मार दिया जाता है, 5 महीने की वो गर्भवती, उसके साथ दुराचार किया जाता है सामूहिक। आज भी वो 6 लोग उसके परिवार के जो भाग के गए हैं आज तक लापता है। क्या बचा? एक पुरुष, एक छोटा बच्चा। और इन व्यभिचारियों से
पीड़ित एक बिल्किस बानो, उसके साथ न्याय हुआ इस देश में। आप 11 कह रहे हैं लोगों कि को अमित शाह आजीवन को ये मामला कारावास हुआ। मालूम होगा, ये फाइल अमित शाह के टेबल पे गई होगी, आप ये कह रहे हैं? 100%। इतना बड़ा मामला, गुजरात की कोई बात हो और बाबू साइन करे, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? गुजरात की हर चीज नाक के नीचे से जाती है साहब के। क्या चुनाव लेकिन के लिए जैसे साहब नहीं, क्या चुनाव के लिए, क्योंकि साहब आप बार बार चाणक्य कहते हैं, मैं जुगाड़ू कहता हूं उनको। नहीं, आपके मैं कह रहा हूँ चाणक्य कि ने जैसे कहीं चुनाव के चक्कर में फाइल तो नहीं मंगवाई गुजरात गवर्नमेंट से? क्या फाइल दे दीजिए, मैं अभी निकाल दूंगा बाकी लोगों के साथ इनको भी? कहीं ये तो नहीं हुआ? और ये सवाल आपको उठाने लगता का है, अधिकार है, टाइगर, जगह है मेरे पास। आपको लगता है कि कोई बहुत ही दिलेर जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, जैसा कि हमारी 30-40 साल पहले जज होते थे जो इंदिरा गांधी से टकरा जाते थे, इस टाइप का कोई जज आ गया जहां ये बिल्किस बानो का मामला अब आया कि भाई फ्रॉड हुआ है या किस तरह से आपने परमिशन दे दी, तो क्या अमित शाह पर संकट आ सकता है? नहीं आपको लगता है? नहीं, नहीं संकट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोर्ट के निर्णयों को ये मानते नहीं। कोर्ट के स्ट्रिक्चरों को ये हंस देते हैं, हंस के टालते हैं। कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स और कोर्ट के निर्णयों से इस्तीफा देने वाली नैतिकता अब कहां? कोर्ट ने सिर्फ हुंकार भी भरा तो लोगों ने इस्तीफा देके बैग पैक किए। यहां तो कोर्ट धक्का मार के निकालेंगे तो भी निकलने को तैयार नहीं है। ये दंभ है, ये अहंकार है 300 से ज्यादा लोकसभा में सीटों का। जी, इसीलिए टाइगर, कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया, शर्मसार सरकार होती तो माफी मांगती। क्या जी, आपको पता है सीबीआई के कोर्ट ने भी छूट के लिए मना किया था? जी। सुप्रीम कोर्ट से ये हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स की नहीं, लेकिन टिप्पणियां अगर सुप्रीम कोर्ट से छुपाई गई सीबीआई थी। सीबीआई सीबीआई टाइगर अगर मना कर रही थी कि भाई इनको रिलीज मत करिए, ये बड़े खूंखार कहती हैं, बड़ा जघन्य कांड है, तो फिर गृह मंत्रालय ने सीबीआई की बात क्यों नहीं मानी? ये तो सेंट्रल एजेंसी है। सीबीआई को चुनाव लड़ना होता है क्या? चुनाव जीतना और हारना सीबीआई को नहीं, गृह मंत्री को होता है। गृह मंत्री के गृह राज्य में चुनाव था। आम आदमी पार्टी हुंकार भर चुकी थी जी, और इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ जीत चाहिए थी। तो तर्कश के सारे तीर निकलने थे, तो ये भी एक तीर था। इसका भी उपयोग, जी। इस अस्त्र का भी उपयोग करना था। आपको इसीलिए तुरंत टाइगर, उनको रिहा करके, सिर्फ रिहाई नहीं हुई सर, उनका सार्वजनिक रूप से धड़धड़ाते हुए स्वागत हुआ। बीजेपी के तमाम नेता उस मंच पे इन व्याभिचारियों का स्वागत कर रहे हैं, मानो कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, कोई ओलंपिक में मेडल कमा के आए हैं, हल्दी घाटी का युद्ध जीता है। जूता है। ये दुर्भाग्य इस देश का कि व्याभिचारी और दुराचारियों का सम्मान होता है, और जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाली महिलाएं हैं उनका उनके साथ दुराचार होता है और उनके ऊपर पुलिस दमनकारी रवैये से टूट पड़ती है। ये सिर्फ 2014 के बाद के भारत में ही हो सकता है। टाइगर, आपको लगता है कि चलिए ये तो 11 कैदी थे और बिल्किस बानो वाले मामले में, जो बहुत ही थर्रा देने वाला मामला है, मुझे लगता है कि कभी भी जब भी 100 साल का जुर्म लिखा जाएगा उसमें बिल्किस बानो का केस हमेशा ऊपर होगा, क्योंकि वाकई बहुत ही थर्रा देने वाली घटना थी, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे बृजभूषण हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा बस दर्ज किया, जेल नहीं गए बृजभूषण। और ये जो लड़के हैं बीएचयू के, जो प्रधानमंत्री के जो आईटी सेल था बनारस में, उसमें काम करते थे, ऐसा लोग कहते हैं। आज कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि ये लोग चुनाव का प्रचार कर रहे थे, यानी जब इन्होंने वहां दुष्कर्म कर दिया, उस बिटिया के साथ दुष्कर्म किया, उसको न्यूड किया पूरे कैंपस में, उसके वीडियो उतार ली, उसको ब्लैकमेल किया, उसके बाद ये लड़के चुनाव कर रहे थे राजस्थान में। नहीं ये नहीं, मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में में थे। सतना जी, में। मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान में सब चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को बचाने में जानबूझ के बचाया जाता है, या एक सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी लीडरशिप का, जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं? दीपक भाई,
1 तारीख को बीएचयू का कांड हुआ घिनौना। 4 जी तारीख को ये तीनों बच्चे क्या तूने दुराचारी चिन्हित हो चुके थे, तीनों ट्रेस हो गए थे। लेकिन 22 दिसंबर तक पुलिस क्या करती रही? क्यों नहीं पकड़ा चला क्यों नहीं गया? बुलडोजर? किसी के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाकी कोई फरार कैदी होता है, इसी जगह किसी और विशेष धर्म विशेष का होता तो उसके घर में बुलडोजर चला जाता। हिंदू के बेटी के ऊपर हाथ डालने के मायने अभी बताएंगे आपको योगी आदित्यनाथ। घर पे बुलडोजर चल रहे हैं उनके। जी या बुलडोजर भी नहीं चला, यहां तो टेलीफोन भी नहीं चला इधर से उधर। 22 तारीख को आए, उनको अरेस्ट किया गया और तुरंत जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस को कस्टडी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सम्मानजनक लोग हैं। इनको मैं तो कहता हूं कि ये पकड़े जरूर गए, सारे एविडेंस होने के बाद भी क्या कोर्ट में केस स्टैंड होगा? कल यदि जी सरकारी वकील यही कहे कि या जज ये पुलिस वाले यही कहे कि साहब हमने एविडेंस तो इकट्ठा किए थे, पता नहीं कहां रख दिए। आपको जी पता है ना छगन भुजबल के केस में क्या हुआ? छगन भुजबल का केस जब ईडी का कोर्ट में आया तो वकील ने कहा कि साहब ये तो केस मैं भूल चुका हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं इस केस के मामले में और ये फाइल मिल नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा छगन हमको भुजबल टाइम बीजेपी में चाहिए। आ चुके हैं। टाइगर, क्योंकि बीजेपी में आ चुके। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो जस्टिस हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुवन, जिन्होंने ये आज बहुत ही सख्त और तल्ख आदेश दिया और कहा कि पूरा फ्रॉडुलेंट ऑपरेशन था, और गुजरात सरकार के लिए उसने कहा कि गुजरात सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती किसी राज्य सरकार की नहीं हो सकती। और ये मोदी जी और अमित शाह का होम स्टेट है, उसकी सरकार जो मोदी जी खुद चलाते हैं, उसके लिए कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, दुरुपयोग हुआ है। आपको लगता है कि ये जो जज हैं, दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और संविधान का सम्मान किया, इन्होंने कितना बड़ा फैसला दिया, एक मुस्लिम महिला जो बेचारी दर-दर की ठोकरें खा रही थी, उसको इंसाफ दिया। अगर ये जज ना होते, कोई और होता या थोड़ी हिम्मत ना कर पाते, मान लीजिए हिम्मत ना होती जज की, बहुत से जजों की हिम्मत नहीं हुई, आज के दौर में नहीं होती, तो क्या ये जो केस था, ये दबा रहता? क्या ये केस जो है, ये ठंडे बस्ते में चला जाता और हम लोगों को पता ना लगता कि क्या खेल हुआ था? गृह मंत्रालय ने क्या खेल किया, गुजरात सरकार ने क्या खेल किया, गुजरात लॉबी ने क्या खेल किया, ये जो फ्रॉड हुआ, ये क्या दबा का दबा रह जाता अगर जज हिम्मत ना दिखाते, कोई और जज होता तो? बिल्कुल, यकीनन यकीनन कोई जज होता। मतलब गोदी जज भी हो गए हैं अभी, गोदी मीडिया जैसे, गोदी जज, जो गोदी जज भी हो गए, जुडिशरी में भी गोदी जजेस हैं। गोदी मतलब तरह गोदी जज। हाँ, तो अगर कोई हाँ, गोदी जज होता तो क्या होता? गोदी जज होते तो ये केस रफा दफा होता। 1992 के केस के तहत गुजरात गवर्नमेंट को अधिकार है और उन्होंने इसका कानूनन उपयोग किया, इस पे फुल स्टॉप लगता। ये गृह मंत्रालय का जो घिनौना कांड है, इसके पीछे और इसके नींव में गृह मंत्रालय है, आपके जी, चाणक्य है, ये लोगों के सामने नहीं आता। आज एक कम से कम दूध का सप्लीमेंट्री, दूध, पानी का पानी हो गया है। पानी का पानी हो गया। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अंतिम कमेंट चाहूंगा। ये तो वो मामले हैं टाइगर जो हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। कोई ईमानदार जज कोई फैसला देता है, कोई ईमानदार गवाह खड़ा हो जाता है अदालत में, कोई ईमानदार बिरला कोई अधिकारी है जो डॉक्यूमेंट लीक कर देता है। तो ये तो वो मामले हैं जो नजर में आ गए। क्या आपको लगता है ऐसे बहुत से मामले होंगे जो पर्दे के पीछे खेल हो रहा होगा? ऐसा आपको लगता है इस सरकार में, इस दौर में? अनगणित अनगणित जो मामले हमारे सामने आए हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो मात्र 1% है। 99% चीजें अभी भी चद्दर के पीछे है, जी खेल होते हैं, बड़े बड़े खेल होते हैं। जब आप अंदर तक जाते हो तो पता पड़ता है कि खेल कितने हद तक होते हैं। जी। और शायद इसीलिए आप तो हर कीमत पर ये सरकार वापस लौटना चाहती है सत्ता में, इसीलिए शायद कि इनके जो इसीलिए जितने भी अब की फायदे बार वो खंगाले 400 नहीं। पार, अब की बार 400 पार। जय हो व्याभिचार, जय हो भ्रष्टाचार। जय हो यह है टाइगर, आप सरकार। आए। टाइगर आप आए और जिस तरह से आपने चीजों को सामने रखा, तथ्यों को सामने रखा, और मुझे लगता है एक तो वो जज थे जिन्होंने फैसला दिया, और एक आप एक
एनालिस्ट थे जिन्होंने बहुत खुलकर एनालिसिस आज दी है। मुझे लगता है कि ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको ऐसी हिम्मत दे, टाइगर जैसा कलेजा दे, टाइगर जैसी दहाड़ दे, और ऐसे ही आप सच बोलते रहें कैमरे के आगे इस दौर में। सल्यूट टू यू टाइगर, आप आए, आपने हमारे दोस्तों के समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।